नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। काटी थाना क्षेत्र में हुए छात्रा की मौत का मामला, पुलिस ने गुत्थी सुलझाई, शिक्षक निकला हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मीका बाजार के शटर का ताला काटकर चोरों ने कैश समेत लाखों रुपए का सामान की चोरी की, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। और जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी, पारा 6 डिग्री पहुंचा, पछिया हवा चलने से कनकनी बढ़ी। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। काटी थाना क्षेत्र में हुए छात्रा की मौत का पुलिस ने गुत्थी सुलझाई, शिक्षक ही हत्यारा निकला, पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। काटी में कोचिंग संचालक ने गैंगरेप के बाद 10वीं की नाबालिग छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान कोचिंग संचालक ने छात्रा के शरीर को चाकू से गोद दिया और शव को ढेभा स्थित अपने ही लीची आम के बगीचे में खरपतवार और मिट्टी डालकर छिपा दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा की मां ने कोचिंग संचालक और उसके मित्रों पर गैंगरेप के बाद पुलिस की एफआईआर कराई है। एफआईआर के बाद काटी थानेदार अरविंद प्रसाद ने कोचिंग संचालक काटी थाना के रामपुर लक्ष्मी निवासी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने घटना में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खून सना चाकू भी बरामद किया है, जिससे छात्रा की हत्या की गई। हत्या के बाद फेंका गया छात्रा का बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने कोचिंग संचालक की बाइक भी जब्त की है। छात्रा इसी साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार कोचिंग संचालक विवेक ने स्वीकार किया कि कोचिंग में पढ़ने के दौरान छात्रा को उसने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। इस बीच कोचिंग संचालक की शादी दूसरी जगह तय हो गई। अप्रैल में उसकी शादी होने वाली है। यह जानकारी छात्रा को बीते सप्ताह हुई तो वह कोचिंग संचालक पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। वह कोचिंग संचालक के घर जाकर परिवार वालों को सब कुछ बताकर शादी का प्रस्ताव रखने को कह रही थी। छात्रा की जिद पर कोचिंग संचालक फंस गया। 25 जनवरी की दोपहर करीब 2:15 बजे छात्रा जब कोचिंग पहुंची तब वहां अन्य छात्र नहीं आए थे। वह छात्रा और कोचिंग संचालक में इसी बात को लेकर विवाद हुआ। तब छात्रा कोचिंग से पैदल ही संचालक के घर जाने के लिए निकली। पीछे से बाइक से कोचिंग संचालक भी निकला। रास्ते में किसी तरह छात्रा को मनाकर बाइक से शहर ले गया। रात 8 बजे वह छात्रा को शहर में ही घुमाता रहा। इस दौरान उसे रेस्टोरेंट भी ले गया। 8 बजे शहर से लौटने के बाद वह छात्रा को ढेभा गांव स्थित अपने बगीचे में ले गया, जहां मचान पर दुष्कर्म किया। यहीं पर कोचिंग संचालक के 2 अन्य साथी भी पहुंचे। तीनों ने मिलकर छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। फिर शव को खरपतवार और मिट्टी से ढककर फरार हो गए। चाकू को और छात्रा के बैग को अलग अलग दिशा में फेंक दिया ताकि बैग मिलने पर पुलिस दूसरी दिशा में तलाश करती रहे। दिनांक 26/1/2024 को सुबह काटी थाना को खबर मिली कि एक ढेमा गांव जो कि काटी थाना अंतर्गत पड़ता, वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर उस लाश को कब्जे में लिया गया। और उसके बाद उसकी शिनाख्त, जिसको देखने से ये समझ में आ रहा था कि उस लड़की के ऊपर मल्टीपल स्टैबिंग जो कि उसके मुंह पे और गर्दन पे किसी धारदार हथियार के द्वारा किया गया। इसके तुरंत बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके पहचान की कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि वो लड़की मीनापुर पानापुर ओपी अंतर्गत के ही रहने वाली है, जिसके परिजनों द्वारा आकर उसे पहचान लिया गया। इसके बाद तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय और टेक्निकल साक्ष्य संकलन किया गया, जिसमें पता और उसके परिवारजनों द्वारा भी बताया गया, जिसके बाद पता चला कि वो लड़की एक कोचिंग में पढ़ती थी, जहाँ पिछले 2 साल से जिस कोचिंग में पढ़ रही थी वहाँ के ही जो उसके जो गुरु थे जो उस कोचिंग में उसको पढ़ाते थे, उसी के द्वारा संभवतः ये घटना कारित की गई है। इस बात का सत्यापन करने हेतु पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला गया, जिसमें देखा गया कि 25 तारीख की दोपहर को, जिस दिन से वो लड़की मिल नहीं रही थी अपने घर वालों को, उस दिन दोपहर को वो लड़की उस कोचिंग में आई थी साइकिल से, और कुछ ही देर बाद वो उस कोचिंग से निकलती है बिना साइकिल के। और उसके कुछ ही देर बाद उसके जो गुरु हैं वो भी वहाँ अपनी एक मोटरसाइकिल डीलक्स से उसी रास्ते में जाते हुए दिखते हैं। इस बात को और इसके साथ साथ अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए पुलिस के द्वारा कल दोपहर को उसके जो कोचिंग के गुरु थे, टीचर थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी उपरांत उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना उसी के द्वारा कारित की गई है। जहां लड़की की लाश मिली है वह जमीन उसी की है और उसके द्वारा एक धारदार हथियार जो कि एक चाकू था उसे खरीदा गया था 2-3 दिन पहले
और उसी हथियार से उस लड़की के गर्दन पे और चेहरे पे वार करके उसकी हत्या की गई थी। इसके साथ साथ उस लड़की का जो बैग था और वो जो मोटरसाइकिल घटना में इस्तेमाल की गई थी और वो चाकू, सब कुछ पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और ये जो जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार काटी थाना द्वारा एक 16 साल की लड़की की हत्या के केस में उसके ही गुरु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जुड़न छपरा स्थित मेगा बाजार मॉल का चोरों ने शटर काटकर नकदी समेत लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने मॉल से कैश समेत लाखों रुपए का सामान की चोरी की। बदमाश मॉल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना इलाके का है। दरअसल शनिवार की देर रात जिले के ब्रह्मपुरा थाना स्थित मेगा शॉप मॉल में दो बदमाश पहुंचे। दोनों ने अपना चेहरा ढक रखा था। दोनों ने अपने पहले मॉल के शटर का ताला काटा, उसके बाद मॉल में घुस गए। बदमाश रात 1 बजे मॉल में घुसे, करीब 2.5 घंटे तक मॉल में रहे। इस दौरान मॉल के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर कैश काउंटर को तोड़कर पैसा चोरी की। इसके बाद मॉल से कई कीमती सामान भी चोरी कर ली। हालांकि मॉल से कुल कितनी की चोरी हुई इसका आकलन किया जा रहा है। मॉल के मैनेजर चंद्रवीर सिंह ने बताया कि करीब सुबह 9:30 बजे मॉल का स्टाफ मॉल खोलने आया तो देखा कि शटर का दोनों ताला टूटा हुआ है। इसके बाद मुझे इसकी जानकारी दी गई। मैं आनन फानन में मॉल पहुंचा। जायज़ा लेने पर पता चला कि मॉल के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के कैश काउंटर को तोड़ा गया है। उसमें रखे पैसे की भी चोरी की गई। इसके साथ ही मॉल परिसर में रखे हुए सामान भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। हम लोग स्टॉक टैग टीम को सूचना दिए हैं। टीम के आने के बाद ही अमाउंट क्लियर हो पाएगा। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था, पुलिस आई थी, जांच पड़ताल करके पुलिस चली गई। अभी सुबह में जैसे स्टोर ओपनिंग के लिए आया हुआ था तो हमारे स्टोर का दोनों ताला जो है सो टूटा हुआ था। तो मेरे को इन्फॉर्म हुआ। मैं जब आया यहाँ तो देखा कि स्टोर का ताला टूटा हुआ है और अंदर में कैश काउंटर या फ्लोर वोर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, कैश काउंटर में जो कैश था ड्रॉल में वो सारे कैश तो लेके ही गया। और स्टॉक का क्या है, स्टॉक टैग टीम अभी आ रही है ना, वो स्टॉक टैग करेगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या स्टॉक लेकर के कितना का वो अप्रॉक्स गया है। कपड़े उपड़े भी लेके गए? हाँ, कपड़े उपड़े जो भी ले गए हैं वो स्टॉक टैग के बाद पता चलेगा कि स्टॉक टैग में क्या आता है नहीं आता। उसके बाद अभी कोई क्लियर नहीं। लगभग कितने की चोरी हुई? अभी अनुमान तो नहीं लगा सकते। जो कैश तो सारा तो चला ही गया, मतलब लाख रुपये से ऊपर की है। ठीक है ना, लेकिन वो स्टॉक टैग के बाद क्लियर होगा कि कितना अमाउंट का वो गारमेंट्स लेके गए हैं। गांधी पुस्तकालय परिसर में गांधी पुस्तकालय परिवार द्वारा जनाया कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। गांधी पुस्तकालय परिवार की ओर से रविवार को गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय में जनाया कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाई गई। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के करणे मरणों उपरांत 36 वर्ष बाद केंद्र सरकार की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। इसके लिए हम लोग केंद्र की मोदी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दलित और पिछड़ा समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। दलित और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद की, आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके इसी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए गांधी पुस्तकालय परिवार की ओर से आज उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आज गांधी पुस्तकालय परिवार की ओर से गांधी पुस्तकालय में हम लोग भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी जयंती समारोह मना रहे हैं। इस अवसर पर आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर जी हैं, जो MS कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राचार्य हैं, रहे हुए हैं। हम लोगों का आज के दिन हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं केंद्र सरकार का, जिन्होंने मरणोपरांत करीब 36 साल उनका 1988 में उनका देवसान हुआ था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। निश्चित रूप से हमारे अपने समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसे मानते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि उन्हें क्यों दिया गया। निश्चित रूप से उन्होंने जो संघर्ष किया देश के लिए, उनकी शुरुआत हो जाती है राजनीतिक जो उनकी प्रतिबद्धता बढ़ी वह भारत छोड़ो आंदोलन से बढ़ी।
और उसके बाद लगातार कई बार वो विधायक भी रहे। विधायक के रूप में कभी उन्हें जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बहुत सारे समाज के वरिष्ठ और कर्पूरी जी के करीब से जानने वाले लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने वक्तव्य द्वारा कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और इस गांधी पुस्तकालय के प्रांगण में ये बहुत ही अच्छे वातावरण में इस कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है और मैं तमाम लोगों का जो हैं उपस्थित हैं उनका धन्यवाद करता हूं। बीपीएससी परीक्षा में पताही के रहने वाली भाई बहन की सफलता पर ग्रामीणों ने दोनों को सम्मानित किया। जिले में पताही स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में रविवार को बीपीएससी द्वारा आयोजित 68वीं परीक्षा में चयनित जगन्नाथ पताही के आनंदित सौरभ एवं जिम्मी सौरभ को सम्मानित किया गया। आनंद को 101वां रैंक मिला, जिससे वे जिला आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी बने। इससे पहले उनकी बहन जिम्मी सौरभ ने 65वीं बीपीएससी के माध्यम से चयनित होकर दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। भाई बहन दोनों के सफलता को लेकर ग्रामीणों ने खुशी की लहर है। जिम्मी एवं सौरभ ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। जिम्मी एवं आनंद सौरभ ने कहा कि कठिन परिश्रम व निरंतर प्रयास से सफलता अवश्य मिलती है। असफलता से कभी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता से सीख लेकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। मौके पर आयोजक संजय सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बाबू ठाकुर, राम प्रेम ठाकुर आदि उपस्थित थे। ये हमारे समाज का बालक है और इतना जो है सो अच्छा जो है सो मैंने पढ़ाई लिखाई करके ये इतना जो है सो मुकाम पर आया है, इसका खुशी है। इसी के अवसर पर हम कर रहे हैं। कहाँ पर रखा गया था ये राम जानकी विवाह भवन पताही जगन्नाथ। क्या परिचय हो गया आपका? संजय सिंह, हम राम जानकी मंदिर के व्यवस्थापक। बहुत खुशी की बात है। सब लोगों का प्यार सम्मान आज से ही नहीं पहले से भी मिलता रहा है, लेकिन आज सबके लिए खुशी की बात है और ख़ासकर अपने समाज से अगर सम्मानित होने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे गर्व की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से पढ़ाई लिखाई शुरू किए थे? जी देखिए, मैंने 17 साल की उम्र में इंडियन नेवी ज्वाइन किया था और 15 साल मैंने एक सैनिक की तरह देश की सेवा की है और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं CAG ऑडिटर बना था और अभी मेरा चयन ADMO के तौर पे हुआ है। 68वीं BPSC के माध्यम से 101 रैंक आया है। तो पढ़ाई लिखाई मैं लगातार करता ही रहा, अपने चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा और मैं इस पर इतना कहना चाहूँगा कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। ज़िंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। तो 65वीं BPSC में मेरे भाई का चयन ADMO पद पे हुआ है और मैं पहले ही 65वीं BPSC से चयनित हूँ। तो मेरे समाज के लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे अभिभावक गणों ने एक सम्मान समारोह रखा है और किसी भी व्यक्ति की सफलता इसी में है कि उनके अभिभावक, उनका समाज उनको किस रूप में देखता है। तो मेरा समाज मुझसे खुश है, हमारे गाँव के लोग, हमारे सभी सम्मानीय लोग खुश हैं, तो मैं भी उन लोग का आभार प्रकट करती हूँ। इस मुकाम पर है, किससे आज श्रेय देना चाहेंगे इस मुकाम? इस मुकाम का पूरा श्रेय मेरी स्वर्गीय माता जी के त्याग तपस्या को जाता है, उनके मार्गदर्शन को जाता है और उनकी दी हुई शिक्षाओं को जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे भाई बहनों का सपोर्ट, मेरे समाज के लोगों का सपोर्ट, सभी को श्रेय जाता है। और लोग जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती। धरती को धूप में तपना पड़ता है, मंजिल की ऊंचाइयां छूने के लिए, मंजिल की ऊंचाइयां छूने के लिए घुटने के बल भी चलना पड़ता है। तो अगर BPSC या किसी भी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है तो लगातार मेहनत करना होगा और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहना होगा, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम जिम्मी सौरभ है। नील सेना द्वारा आयोजित श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ में शामिल होने पहुंचेंगे पूर्व DGP एवं कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे। पूर्व DGP एवं कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे कथा सुनने मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। बता दें कि इसकी जानकारी रविवार को श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के आयोजनकर्ता नील सेना के अध्यक्ष राजेश रमैया ने प्रेस वार्ता कर बताया। कल बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे कथा स्थल पर 1 घंटा कथा करेंगे। इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ के कथावाचिका
यामिनी साहू कथा की। वहीं इसके साथ ही बताया कि कल से सिंदूरदान का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो कार्यक्रम का स्लोगन है कि एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे। जो महिलाएं अयोध्या मंदिर नहीं जा पा रही हैं वो लोग यहाँ आकर कल से सिंदूर दान करें, जो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाया जाएगा। इसको लेकर यहाँ से पैदल यात्रा राम सर्किट के साथ निकलेगा। कुछ दूर साथ चले, सीता का सम्मान। जय सिया राम आप लोगों को। ये 22 जनवरी से जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अभी जो देख रहे हैं वो यामिनी साहू जी छत्तीसगढ़ की कथावाचिका है, उनके मुख अरविंद से यहाँ कथा का आयोजन किया गया है और ये 7 दिवसीय कथा है। 31 तारीख तक यहाँ कथा चलेगा और 30 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा का उद्घाटन समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय जी आ रहे हैं और भगवा झंडी दिखा करके यात्रा का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और बीच में और भी कलाकार इसमें आने वाले हैं। गलतफहमियां के कारण कुछ लोगों ने यहाँ पर 28 तारीख को निरहुआ का आने का पोस्टर ऐसे कर दिया। उनका बात हुआ था 28 और 8 को आने का, वो 8 और 28 के बीच में वो आएंगे, किसी दिन वो आएंगे, कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और एज ए राज्यपाल महोदय कल परसों आ रहे हैं और ये इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं, एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे, कुछ दूर साथ चले, सीता का सम्मान करे। सभी महिलाओं से कहना है कि अगर आप अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो इस आयोजन स्थल पर सिकंदरपुर स्टेडियम मेरीन ड्राइव रामेश्वर सिंह कॉलेज के पास आए, इस कथा में शामिल हो। कल से सिंदूर दान कार्यक्रम होगा। आप अगर अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो आपका सिंदूर सीता जी के लिए अयोध्या जाएगा, आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। और इस यात्रा से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। महिलाओं का कहना है कि इस यात्रा को आप लोग विदाई में देने के लिए सुबह 11 बजे दिन मंगलवार यात्रा में जुड़िए और आप लोग सम्मिलित होइए। पूर्व IPS गुप्तेश्वर पांडे भी आने वाले थे। हाँ, कल शाम में 5 बजे तक 6 बजे तक पूर्व IPS गुप्तेश्वर पांडे जी भी आएंगे। उनका प्रवचन 1 घंटे का चाहे आधे घंटे का होगा और 11 तारीख को 11 बजे 30 जनवरी को वो भी शामिल रहेंगे यात्रा में। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी
सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। उत्तर बिहार समेत जिले में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पहुंचा। मुजफ्फरपुर समेत पूरा उत्तर बिहार इन दिनों कड़ाके की ठंड से कपकपा रहा है। हालांकि 2-3 दिनों से दिन में सूर्यदेव के दर्शन होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन शाम होते ही कनकनी बढ़ जाने से हान मांस गला देने वाली ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान रविवार को जहां 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दूसरी ओर सुबह के समय घने कोहरे के कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर चल रहे वाहनों को रफ्तार में ब्रेक लग गया है। घने कोहरे के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। ठंड की वजह से लोग लगातार घरों में दुबककर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर में भी लोग दुकानों के किनारे लकड़ी इकट्ठा कर अलाव जला रहे हैं। क्या बहुत ठंड पड़ रहा है, ओस गिर रहा है, हवा चल रहा है। सरकार को कोई चिंता नहीं, लकड़ी उकड़ी डलता चौक चौराहे पर नहीं डल रहा है तो हम लोग क्या करें, चुन चान के जला रहे हैं। आग ताप रहे हैं, क्या करे, समाज यहाँ बैठा है, देख सकते हैं आप। नवयुवक समिति सभागार में नटवर साहित्य परिषद द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। नटवर साहित्य परिषद की ओर से रविवार को शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन सरियागंज में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर विजय शंकर मिश्र ने कहा कि हर महीने के आखिरी रविवार को नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जो विगत 16 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। इसमें शहर के नामचीन साहित्यकार और कवि उपस्थित होकर अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। नटवर जी की याद में हम लोग इस काव्य पाठ का आयोजन करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा। साहित्य परिषद के तत्वावधान में हर महीने के अंतिम रविवार को एक मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन होता है। यह कार्यक्रम 16 वर्षों से लगभग चल रहा है और इसमें शहर के नामचीन हस्ताक्षर कवि, साहित्यकार सभी आते हैं, उपस्थित होते हैं और अपनी अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो हमारे सामने कविताओं का जो दौर चल रहा है, कविता लिखने का जो है, वो प्लेटफॉर्म पर आए, समाज के सामने आए और उस कविता का प्रकाश घर घर पहुँचे। इसीलिए हम लोग निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और सभी लोग आते हैं, सबका प्यार मिलता है। शहर में और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, यहाँ भी होता है और कभी किसी भी मौसम में यह कार्यक्रम रुका नहीं, वह चाहे जाड़ी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, लेकिन यह निरंतर चलता आ रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक है नर्मलेश्वर चौधरी जी और इससे पहले जब यह शुरू हुआ, चित्रगुप्त एसोसिएशन परिसर में एसोसिएशन के कार्यकारिणी एवं प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने मासिक बैठक की। चित्रगुप्त एसोसिएशन कार्यकारिणी एवं प्रकोष्ठ के अधिकारियों की मासिक बैठक रविवार को चित्रगुप्त एसोसिएशन परिसर में संपन्न हुई। कोषाध्यक्ष राकेश सम्राट ने जानकारी देते हुए बताया कि हर माह चित्रगुप्त एसोसिएशन अपने किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है और फिर बैठक कर यह देखी जाती है कि जो रूपरेखा तैयार की गई थी उस पर कितना कार्य हुआ और कितना कार्य अभी करना बाकी है। इसके साथ ही सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होकर अपने अपने प्रकोष्ठ के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी संगठन को देते हैं।
पूरे खर्च का ब्यौरा भी इसी बैठक में रखी जाती है। राकेश सम्राट ने बताया कि संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने समाज में अच्छा कार्य करे, यही संकल्प लेकर आज की बैठक का समापन किया गया है। आज चित्रगुप्त एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक हुई है और यह बैठक मासिक बैठक है। इसमें हम अपने पिछले दिनों के निर्णयों पे क्या क्या काम हुआ इस पर चर्चा करते हैं और उसकी गतिविधियों को सब की समीक्षा करते हैं कि उसमें जो कार्य हुआ वो पूर्ण हुआ या न हुआ और क्या कार्य बाकी रह गया, और आगे जो बैठक होने वाली है इस पर विचार कर करके और इसका हम लोग चयन करते हैं कि आगे क्या क्या करना है। 1 महीना के अंदर में इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे संयोजक आए हैं, खेल प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ और भी शिक्षा प्रकोष्ठ है। सारे के संयोजक हमारे आए हैं और सबके साथ मिल करके हर प्रकोष्ठ का अपना कार्य कैसे हो अच्छा, इस पर चर्चा हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम चित्रगुप्त एसोसिएशन के लोग समाज के लिए अच्छा करें, यही संकल्प लेकर के आज की बैठक समाप्त की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।